वेलकम टू जीएस फ्रॉम बेसिक्स साथियों। तो बात हमारी चल रही थी कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और कांग्रेस की स्थापना अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारी बात चल रही थी वो हमारी बात चल रही थी 1885 की। तो 1885 में हमारी कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस का हमें यहाँ देखने को मिलेगा पहला चरण, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बात आएगी अलग अलग हमारे कांग्रेस के तीन चरण होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा जो कहलाता है वो गांधी बात भी कहलाता है और गांधी चरण भी कहलाता है। तो उसमें हमारी बात आगे चलेगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में अब हम इसमें देखेंगे कि प्रथम चरण जो था वो कब से कब तक था। और प्रथम चरण का नाम जो था उसे बोला जाता था नरमपंथी, क्योंकि ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे। तो इसीलिए इन्हें नरमपंथी और उदारवादी भी कहते थे। और ये हमारा जो देखने को मिलेगा 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो चरण था ये केवल शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए जैसे समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं कि जैसे अगर हम बात करें तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और जो हमारा निम्न वर्ग होता है। तो ये समाज की कुछ कैटेगरी है, इसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग होते हैं। तो अभी जो हमारी कांग्रेस बनी है उसमें केवल उच्च वर्ग के लोग हैं। हमने जैसे देखा था उसमें जितने भी थे तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति, जैसे कि हमारे कुछ पत्रकार, वकील, तो अपर क्लास वाले लोग ही शामिल थे। तो ये जो स्टार्टिंग हुई तो ये केवल शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही थी। फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होगा तो और भी इसमें लोग जुड़ना शुरू होंगे। इस दौर को उदारवादी, क्योंकि उदारवादी इसलिए कहते थे ये बहुत ही ज्यादा उदार थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, और इसीलिए इन्हें नरमपंथी भी कहा जाता था, क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, अनुनय विनय का अर्थात कि अनुनय विनय मतलब वो निवेदन करते थे कि अगर उन्हें कोई भी काम करवाना है तो वो प्रार्थना पत्र के रूप में लिख के दिया करते थे। तो अनुनय विनय, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन की जो भी बात होगी पेपर के जरिए या फिर पत्रिकाओं के जरिए, तो उन बातों को यानी अनुनय विनय करते थे, प्रतिवेदन और भाषण भाषण दिया करते थे और लेख लिखा करते थे, किताबें वगैरह। तो उनके माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपनी मांगे रखते थे और उसके बाद में फिर डिपेंड करता था कि हुकूमत उनकी मांगे माने या ना माने, वो बात की बात थी। लेकिन इनकी जो नीति थी वो अनुनय विनय, प्रतिवेदन, भाषण, लेखों आदि के द्वारा होती थी। इस समय जो अभी हमारा प्रथम चरण चल रहा है तो कांग्रेस जो थी भारत की आम जनता, आम जनता मतलब किसान, मजदूर, महिलाओं आदि की आवाज नहीं बन पाया, क्योंकि ये केवल उच्च वर्गों तक शामिल था, निम्न वर्गों तक ये पहुंचा ही नहीं। धीरे धीरे बाद में ये निम्न वर्गों में भी पहुंचेगा, किसान, मजदूर, महिलाएं आदि भी सभी शामिल होंगी। तो फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो आम जनता की आवाज नहीं है। इसमें बात आती है कि नरमपंथी या उदारवादी नेता, तो ये कुछ नेता हैं जो काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। तो नरमपंथी नेता में दादा भाई नौरोजी बड़ा ही फेमस नाम है, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ये अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्री थे। और अगर बात करी जाए तो इन्होंने बजट की भी बात करी थी, और अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय भी दी थी, और अगर देखा जाए तो धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इनका नाम काफी ज्यादा हाईलाइट है। फिर बात आती है एस एन बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम इनका भी है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो एस एन बनर्जी ये सबसे पहले अगर मतलब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करी थी। फिर बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी अगर देखा जाए सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, राजनीतिक गुरु जिन्हें कहा जाए, गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे, अगर हम देखें आज की डेट में जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो एनी बेसेंट की सहायता से बनी थी, और बाद में बीएचयू 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे कन्वर्ट करवा दिया। फिर बात आती है डब्ल्यू सी बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सभी अगर देखा जाए तो ये नेता जो थे नरमपंथी और उदारवादी नेता थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे। फिर आगे हमारी बात आती है कार्य प्रणाली। तो अब इनके काम करने का तरीका क्या था। जो
नरमपंथी या उदारवादी नेता थे वो काम किस तरह से करते थे, काम अगर देखा जाए तो ये लोग, जैसे हमने देखा था कि पहला अधिवेशन हुआ था, तो पहला अधिवेशन हमारा पुणे में होना था, लेकिन फिर ये हुआ कहाँ, बम्बई में। अब इनका काम ये था कि दिसंबर के टाइम पे सभी लोग इकट्ठा होंगे और एकत्र होने के बाद में सभी लोगों की मीटिंग होगी, और मीटिंग में अब यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और मीटिंग में इन्होंने डिस्कस की क्या, समस्या, कि समस्या क्या है। समस्या का एक इन्होंने बनाया पत्र, और पत्र बना के इन्होंने थमा दिया अंग्रेजों को। तो समस्या जब देखी जाए तो ये मीटिंग करते थे, यानी अधिवेशन बुलाते थे, और अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। सबको पूछ लिया कि हाँ भाई सबकी समस्या क्या है, सब सहमत हैं या नहीं है, तो प्रस्ताव पारित कर लिया और उसे समाचार पत्रों में छपवाते थे। एक तरफ उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया ताकि अंग्रेजों पर बात पहुंच जाए, और दूसरी तरफ जनता के पास में भी, यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से जनता को पता चल जाए कि हमने उनकी इस समस्या के बारे में अंग्रेजों तक बात पहुंचा दी है। फिर बात आती है कि कांग्रेस का जो स्वरूप था वो धर्मनिरपेक्ष था, यानी वो किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देते थे कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या पारसी है, तो वो किसी को भी तवज्जो नहीं देते थे। तो इनका जो स्वरूप था वो धर्मनिरपेक्ष था। जैसे अगर आज की डेट में भी देखा जाए तो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जबकि नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र है और पाकिस्तान हमारा मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन भारत भारत पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो कांग्रेस भी अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष दल था, जिसमें प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेसी अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यानी कि हर धर्म का व्यक्ति कांग्रेस की अध्यक्षता कर सकता था, कोई भी अध्यक्ष बनता था। तो ये कांग्रेस की काफी ज्यादा लोकप्रियता का कारण भी थी, क्योंकि उसने हर धर्म वाले को क्या दी, तवज्जो दी। तो जैसे अगर बात करें कि लोकप्रियता में कि कब से इनके अधिवेशन शुरू हुए हैं, यानी कि 1885, तो हर साल दिसंबर में अधिवेशन होता है, और हर साल अगर देखा जाए तो 85, 86, 87, 88 धीरे धीरे आगे हमारे चलते रहेंगे। अब इसमें अगर देखा जाए तो 1885 का ये पूना में होना था, लेकिन ये हुआ नहीं, ये हुआ बम्बई में, क्योंकि यहाँ प्लेग फैल गया था और मुंबई में हुआ। तो बम्बई में गोकुल दास इंटर कॉलेज था, संस्कृत विश्वविद्यालय या इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज तो नहीं था लेकिन वहाँ कॉलेज, संस्कृत कॉलेज था, तो बम्बई में हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सदस्य कौन थे, 72, और 72 सदस्यों में भी अगर देखा जाए तो प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला का नाम था कादम्बरी गांगुली। तो ये नाम हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि प्रथम पहली महिला कौन थी, कादम्बरी गांगुली, जो शामिल हुई थी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको बोलते हैं शॉर्ट में WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि ये बंगाली व्यक्ति थे, हिंदू थे, तो पहली बार ये बनाए गए अध्यक्ष। तो यहाँ आप देखेंगे पहली बार जो बना है वो एक हिंदू व्यक्ति बना है। फिर आगे बात आती है 1886 में। अब ये अधिवेशन कहाँ हुआ है, कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में। पहला हुआ था हमारा महाराष्ट्र मुंबई में, अब दूसरा वाला हमारा कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ। तो इसमें सदस्यों की संख्या पहले वाले में 72 थे और दूसरे वाले में अब संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो गए 434 सदस्य। और फिर यहाँ पर जो बने हैं वो हमारे दादा भाई नौरोजी। ये अगर देखा जाए ये है पारसी व्यक्ति, पहले हिंदू व्यक्ति और फिर पारसी व्यक्ति देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर बात आती है 1887 ईस्वी की। तो 1887 ईस्वी मद्रास में हुआ। तो तमिलनाडु की तरफ अगर देखा जाए तो मद्रास में ही हमारा हुआ, और इसमें और ज्यादा फिर से सदस्यों की संख्या बढ़ी तो 607 सदस्य। और इसके जो अध्यक्ष बने तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया। तो मुस्लिम धर्म हो गया तो ये हिंदू धर्म भी हो गया, पारसी धर्म भी हो गया, मुस्लिम धर्म भी हो गया। और नेक्स्ट वाले में जॉर्ज यूल, ये जो होंगे ये अगर देखा जाए तो ये ईसाई हैं, यानी क्रिश्चियन हैं और अंग्रेज भी हैं। तो 1888 में जब बात आई तो अगला अधिवेशन हमें देखने को मिलेगा इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में संख्या और बढ़ गई धीरे धीरे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे 72 से 434, फिर 607 और उसके बाद में 1248। तो यहाँ पर 1248 सदस्य हुए और यहाँ पर एक ईसाई व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था जॉर्ज यूल। तो इनको यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, हिंदू को भी बना रहे हैं, पारसी को भी बना रहे हैं, मुस्लिम को भी बना रहे हैं, ईसाई को भी बना रहे हैं। तो हर वर्ग के व्यक्ति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और यहाँ कोई भी भेदभाव किसी के बीच में नहीं है, क्योंकि इन्हें जो काम करना है वो देश हित में काम करना है, भारत के लिए काम करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये कांग्रेस काफी लोकप्रिय भी हुई, क्योंकि हर धर्म के व्यक्ति को तवज्जो दे रही थी।
फिर आगे बात आती है आंदोलन के प्रथम चरण में, इस चरण में हुआ क्या। तो इस चरण में अगर देखा जाए तो इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहते हैं। आर्थिक राष्ट्रवादी क्यों, मतलब आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आर्थिक को अगर देखा जाए हम कह सकते हैं अर्थ को, अर्थ यानी बात चलती है धन की। तो मतलब इन्होंने काफी अगर देखा जाए तो समाज को आर्थिक रूप से डेवलप करा। तो डेवलप कैसे करा, जैसे अगर देखा जाए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ये कहाँ पर बनी है, 89 में लंदन में बनी है। तो ये इंडिया के लिए काम करेगी और ब्रिटिश द्वारा। इसका सचिव जो था विलियम डिग्वी था, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि विलियम डिग्वी। तो विलियम डिग्वी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का था, ये जो बनी थी लंदन में। यह संस्था लंदन में भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित करती थी। तो एक पत्रिका थी इंडिया नाम की जो कहाँ छपती थी, इंग्लैंड में यानी लंदन में। और वो भारतीयों के जो मामले हुआ करते थे वो छापती थी ताकि उनकी जो बातें हैं वो अंग्रेजों तक पहुंचे और अंग्रेज उस आधार पर उनके लिए नियम और कानून की व्यवस्था करें। यानी कभी अगर मान लो जैसे कर को लेकर दिक्कत थी, तो कर की जैसे अगर बात करी जाए, हमने देखा था रैयतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, या फिर अगर बात आती है माहलवाड़ी व्यवस्था। तो इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत परेशानी है, जैसे सूखे की वजह से कोई नहीं दे पाया कर, तो उस तरह की बातों के लिए यहाँ पर इनके मतलब कोई भी भारतीय मामलों, जैसे ये तो हमने एक एग्जाम्पल बतौर ले लिया कि ये हमारा कर को लेकर था। तो कर को आर्थिक मामले हों, राजनीतिक मामले हों, धार्मिक मामले हों, सामाजिक मामले हों, तो सभी मामलों को अगर देखा जाए तो अंग्रेजों को बताना था, तो उसके लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और ये किसने करा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने। फिर आगे बात आती है हमारी कि राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इन्होंने अगर देखा जाए तो नौरोजी जो थे उन्होंने धन निष्कासन की बात कही। धन निष्कासन की जो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में राज कौन कर रहा है, अंग्रेज, और दूसरी तरफ कौन है, हम भारतीय। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीयों को लूट लूट कर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, अपने टैक्सेस वगैरह कमा रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने उसी बात को देखते हुए एक धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि भारत से जो धन है यानी अर्थव्यवस्था है वो भारत की क्यों खराब हो रही है और धन की व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी हुई है। तो इसी वजह से दादा भाई नौरोजी जो थे राष्ट्रवादी नेता कहा जाता था उन्हें, तो धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और नौरोजी अभी मैंने बताया भी कि नौरोजी क्यों फेमस थे, क्योंकि इन्होंने बजट की बात करी थी और अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय की भी बात करी थी। तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नौरोजी। अब आगे बात आती है गोविंद रनाडे। तो गोविंद रनाडे महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। तो इन्होंने भी समाज के लिए काफी काम करा और इन्होंने जो बात करी आधुनिक औद्योगिक विकास की बात करी। तो औद्योगिक विकास क्यों जरूरी था, क्योंकि भारत में इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत में जो उद्योग था वो खत्म होता जा रहा था। क्यों, क्योंकि उधर अगर देखा जाए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। अब औद्योगिक क्रांति अगर शुरू हो गई तो औद्योगिक क्रांति की वजह से यानी जो सामान पहले हाथ से बनता था, अब कोई भी अगर सामान है तो पहले वो बन रहा है हाथ से और अब वो बन रहा है मशीन से। तो ये जल्दी भी हो रहा है और ये क्या है, सस्ता भी है। तो इसीलिए भारतीयों का व्यापार तो खत्म हो गया। तो इसीलिए इन्होंने भारत में औद्योगिक विकास की बात कही कि भारत में भी अगर उद्योग धंधे लगेंगे तो उन्हें मशीनों को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों का रोजगार उन्हें बना रहेगा। तो इसीलिए आधुनिक औद्योगिक विकास की बात करी इन्होंने। फिर बात आती है रमेश चंद्र द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण। तो इन्होंने अगर देखा जाए तो ये जो पुस्तक लिखी, तो इस पुस्तक को क्योंकि आर्थिक रूप से बात आती है तो आर्थिक का रूप तो वही हमारा चलेगा, धन के रूप में हम बात करेंगे यानी अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था या धन की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए रमेश चंद्र द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को, ये जो पूरा दौर कहला रहा है, तो ये सभी यानी कि धन निष्कासन के सिद्धांत की बात भी हो रही है, आधुनिक औद्योगिक की बात भी हो रही है, आर्थिक इतिहास की बात हो रही है। तो इसीलिए इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई सारे कारण थे जो आंदोलन के प्रथम चरण में हमें देखने को मिले। फिर आगे हमारी बात आती है कि प्रथम सम्मेलन के मुख्य प्रस्ताव। तो मुख्य प्रस्ताव अगर देखा जाए पहले सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव थे क्या,
तो पहले सम्मेलन में ये थे कि इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। भाई जो इंग्लैंड में काम कर रही है इंडिया काउंसिल, अब ये इंडिया काउंसिल किसके लिए काम कर रही है? भारत के लिए। ये लेकिन कर कहाँ रही है? ये काम कर रही है इंग्लैंड में। अब दिक्कत किनको है? भारतीयों को। तो वो भारतीयों को ही तो पता होगी, ना कि इंग्लैंड वालों को पता होगी। अब इंग्लैंड में जो आदमी काम कर रहा है वो भारत के लिए कैसे काम करेगा? उसे क्या पता भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसी वजह से इंग्लैंड में कार्यरत इंडियन काउंसिल को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। तो वो भारत में अगर आप शुरू करते हो तब तो चलो ठीक भी है। फिर बात आती है सैन्य व्यय में कटौती। तो सैन्य व्यय में कटौती की अगर बात करी जाए तो सैन्य व्यय में, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, शहरों में कटौती नहीं होगा यहाँ। तो सैन्य व्यय में यानी कि जो सेना के खर्चे हैं, भाई अंग्रेज जो कर रहे थे वो ज्यादातर किस पे कर रहे थे? सेना के खर्चों को। अब सेना पे खर्चे बढ़ाएंगे तो यानी कि अगर देखा जाए तो लगाम लगाने के लिए। अब अगर लगाम कहाँ लगानी है इन्हें? भारतीयों पे। तो इसी वजह से सेना पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, उस वजह से इन्होंने कहा कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए। फिर बात आती है भारतीय शासन विधान की जांच के लिए। तो भारतीय शासन विधान यानी भारत में जो भी नियम कानून चल रहे हैं, जो भी नियम कानून है उनकी जांच के लिए रॉयल कमीशन को नियुक्त किया जाए, कि मतलब जो भारत के कानून है क्या वो सही है या वो गलत है। तो एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति करी जाए जो भारत के शासन विधान को जांच कर सके। फिर बात आती है बर्मा को अलग किया जाए। तो बर्मा यानी कि बर्मा की बात चलिए हमारी म्यांमार की। तो म्यांमार की बात चल रही है और म्यांमार अर्थात बर्मा को अलग किया जाए, जो बाद में हमारा 1935 भारत शासन अधिनियम आएगा और 1937 में अलग हो जाएगा। भारत हमारा काफी बड़ा था। जैसे अगर हम आज की डेट में तो केवल इतना ही भारत देखते हैं, तो यही देखने को मिलता है। पहले ये इधर म्यांमार वाला एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया, ये अफगानिस्तान का एरिया, ये बांग्लादेश का और ये नेपाल का। तो ये भारत काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ। तो इस तरह से भारत क्या होगा, काफी छोटा रह गया। तो बर्मा को अलग किया जाए, इनकी ये भी डिमांड थी, क्योंकि प्रशासनिक रूप से काफी दिक्कतें थी, तो इसी वजह से यहाँ पर बर्मा को अलग करने की बात कही गई। और ये वही बर्मा है जो रंगून, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद रंगून अर्थात बर्मा या म्यांमार भेज दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात आती है आईसीएस। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस के लिए भारत व इंग्लैंड दोनों में परीक्षा होनी चाहिए और आयु 19 वर्ष से 23 वर्ष की जाए। तो पहले जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो केवल कहाँ होती थी? इंग्लैंड में हुआ करती थी, और उम्र भी जो थी वो कितनी? 19 साल। अब कोई भी भारतीय व्यक्ति है तो उसे 19 साल तक, जो 19 वर्ष की आयु बहुत कम आयु है, तो 19 वर्ष की आयु तक उसे अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करनी है, और प्लस उसे तैयारी भी करनी है। और वो कहाँ जाना है? फिर उसे जाना है इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाके पेपर दे के आना है, और पेपर में भी क्या होना है? पास होना है। तो इसीलिए यहाँ पर 19 वर्ष से, यानी उम्र बहुत कम थी, तो उसे उम्र को भी बढ़ाने की बात कही गई, यानी कि 23 वर्ष करने की बात कही गई। तो भारत और इंग्लैंड दोनों में परीक्षा होनी चाहिए। इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि लंदन जाने का अगर किसी बस की बात नहीं है तो इससे अच्छा तो भारत में करवाई जाए, और भारत में ये परीक्षा इलाहाबाद में शुरू होगी। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आज की डेट में जो प्रयागराज बन गया है, तो इलाहाबाद में परीक्षा की बात शुरू की जाएगी। तो पहले भारत व इंग्लैंड दोनों में परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। तो बाद में जब होगी तो इलाहाबाद में होगी। और आयु को लेके जो 19 वर्ष से कितनी कर दी जाए? 23 वर्ष कर दी जाए। तो फिर ये हमारा जो हमने देखा, ये हमारा देखने को मिलेगा प्रथम चरण। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई प्रथम चरण की। अब इसके बाद जो बात शुरू होगी वो हमारा शुरू होगा द्वितीय चरण। और जो द्वितीय चरण होगा वो हमारा 1905 से लेकर कहाँ तक होगा? हमारा 1915, या हम कह सकते हैं 1919। क्योंकि यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर आ जाएंगे गांधी जी लौट के, और गांधी जी जो लौट के आएंगे तो वो बात करेंगे किसकी? आज़ादी की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।